हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में लगे होंगे। हम बात करते हैं पिछले कुछ समय से हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो कि मिथुन मैथ के नाम से उपलब्ध है आप लोगों के लिए। पिछले कुछ समय से वीडियो नहीं आ पा रहा था, उसका मुख्य कारण था टेक्निकल कुछ इशू था। अब हम कोशिश करते हैं कि आगामी जो परीक्षा है 2023 मैट्रिक परीक्षा 2023 है, उसकी तैयारी को अच्छे से कर पाएँ आप। इसके लिए लगातार कुछ न कुछ आपके लिए पठन पाठन का स्टडी मटेरियल आप लोगों को उपलब्ध कराया जाए। इस सीरीज़ को हमने शुरू किया है, मैथ्स को फिर से शुरू से समझने का और समझाने का प्रयास किया जा रहा है आपके लिए कि आप मैट्रिक परीक्षा 2023 के में 450 अंकों से पार जाएँ। आते हैं, बात करते हैं गणित की कक्षा में। शुरू से बात करते हैं कि मैथ को किस तरह से डील करना है, किस तरह के प्रश्न होंगे, कौन महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए और कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों को इसको जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि कौन से पाठ से कितना प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, कौन सा पाठ आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए देखते हैं। इस सीरीज में पहला पाठ है आपका संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, गणित के सारे टॉपिकों को 7 अध्यायों में 7 यूनिटों में बांट दिया जाता है, जिसमें पहला यूनिट पड़ता है आपका संख्या पद्धति, इसको रियल नंबर कहते हैं और इससे प्रश्न किए जाते हैं 10 अंकों का। और दूसरा टॉपिक पड़ता है बीजगणित। बीजगणित जिसको अलजेब्रा के नाम से जानते हैं और इसमें सवाल किए जाते हैं 20 अंकों का। तीसरा टॉपिक पड़ता है आपका ज्यामिति। ज्यामिति से 20 अंकों का सवाल किया जाता है। इसी ज्यामिति से आपको बताते चले कि रचना और प्रमेय इसी ज्यामिति का प्रोडक्ट होता है। अब चौथा पॉइंट है आपका नियामक ज्यामिति, जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिससे प्रश्न किए जाते हैं 10 अंकों के लिए। अब बात करते हैं पांचवा पॉइंट क्षेत्रमिति, जिसको मेंसुरेशन के नाम से जाना जाता है और इससे प्रश्न किए जाते हैं 10 अंकों का। उसी तरह त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, जिससे 20 अंक के प्रश्न किए जाते हैं। और इसी सीरीज में 7वां और आखिरी पॉइंट होगा आपका सांख्यिकी एवं प्रायिकता। तो सांख्यिकी और प्रायिकता से प्रश्न किए जाते हैं 10 अंकों का। इस तरह से देखा जाए तो कुल मिला के आपको 100 नंबर का जो मटेरियल होता है, स्टडी मटेरियल, आपको मैथ से, गणित से संबंधित, वो तैयार हो जाता है। मज़े की बात तो ये है कि सरकार का जो सिस्टम चल रहा है ना परीक्षा का, वो समझने वाली बातें हैं कि अगर आपका कोई भी एक टॉपिक अच्छा से आपको जानकारी हो चुका है, जैसे मान लीजिए कि त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति पर आपका अच्छा पकड़ है, तो आप त्रिकोणमिति से 20 नंबर नहीं, इससे ज़्यादा नंबर मार सकते हैं, 20 नंबर से ज़्यादा का प्रश्न बना सकते हैं। इसलिए जो प्रश्न पूछा जा रहा है सरकार के द्वारा, ऑब्जेक्टिव का जो परीक्षा हो रहा है, तो वो 100 नंबर में 100 प्रश्न देते हैं, मतलब 50 आपको रंगना पड़ता है। 100 प्रश्न होते हैं जिसे 50 आपको रंगना पड़ता है। तो 50 रंगना पड़ता है, तो वो जरूरी नहीं कि 50 आप ज्यामिति का ही 10 प्रश्न रंग दे या बीजगणित का ही 10 प्रश्न रंग दे। आप 50 प्रश्न सब में से मिला के रहता है। लेकिन अगर आपका जो टॉपिक ठीक है, जैसे त्रिकोणमिति आपका बहुत अच्छा है, तो इस स्थिति में त्रिकोणमिति का ज़्यादा प्रश्न आप करेंगे। अगर लघुतरीय की बात की जाए तो लघुतरीय प्रश्न होते हैं 30, जिसमें आपको बनाना रहता है मात्र 15 प्रश्न बनाना होता है। तो 15 प्रश्न बनाना होता है, तो अगर आपका त्रिकोणमिति ठीक है, तो अगर त्रिकोणमिति से 4 प्रश्न किया गया है उस 30 में, 4 प्रश्न त्रिकोणमिति के हैं, तो आप 4 प्रश्न बनाएंगे, तो आपका 8 नंबर तो त्रिकोणमिति से या लघुतरीय दे रहा है। इस तरह से ज़्यादा प्रश्न है, अगर त्रिकोणमिति का 5 प्रश्न या 8 प्रश्न है, तो उस त्रिकोणमिति का टोटल बना लीजिए। ये आपका एडवांटेज है। अगर आपका कोई वीक पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका ज्यामिति वीक पॉइंट पड़ता है, ज्यामिति से अगर किसी विद्यार्थी को ज़्यादा डर लगता है कि ज्यामिति का हम कैसे करेंगे, तो वो डर को खत्म करने के लिए हम ज्यामिति के बदले में त्रिकोणमिति का बना लेंगे ना। हमको 15 प्रश्न ही तो बनाने हैं। तो ध्यान ये रखना होता है कि हम नंबर कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, हमारे खाते में नंबर कैसे आ जाएगा, इस पर हमेशा ध्यान देना पड़ता है बच्चों को। तो हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए प्रत्येक जो 7 यूनिट है, प्रत्येक 7 अध्याय है, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए दिया जाए कि आप कम समय में, अब तो 2 महीना से भी कम समय बचा है आपके तैयारी का, तो इन कम समय में आप कैसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अपने खाते में लाएंगे, इसका सर्वथा हम ख्याल रखेंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्नों का, महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो लगातार आपके लिए दिया जाएगा। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं संख्या पद्धति की। जब भी आप किसी भी चैप्टर को, किसी भी यूनिट को पढ़ने जाएंगे, तो आप सबसे पहले इससे जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं, स्मरणीय तथ्य हैं, सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं, उन सबों को पहले से स्मरण कर लेंगे। बिना फॉर्मूला का आप कुछ नहीं कर सकते। गणित आपको पता होना चाहिए कि गणितीय जो है तथ्य इस पर आधारित होता है और
सूत्रों पर आधारित ज्ञान होता है। इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो बात करते हैं संख्या पद्धति की, जो कि 10 नंबर का पूछा जाता है। संख्या पद्धति में कुछ प्रश्न पद्धति से हम लोग को मुख्य रूप से किन किन बातों पर चर्चा करना है, जो समझना बेहद जरूरी होता है, वो सब देखिए। प्राकृत संख्या, जैसा कि आप जानते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या एक से बड़ी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, तो वैसी संख्या या प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में जीरो को शामिल कर लेने से जो संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, या वैसी संख्या जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या, तो आप जानते होइएगा, ऐसा नहीं कि हम आपको पहली मर्तबा बता रहे हैं और आप पहली मर्तबा जान रहे हैं, नहीं, आप जानते होइएगा, उन बातों को दोहरा लेना है, उन बातों को फिर से स्मरण में लाना है। वैसी संख्या जो एक और अपने आप मतलब स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाज्य न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं भाज्य संख्या, तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाज्य हो, कम से कम एक और अपने आप के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। बात करते हैं पूर्णांक की, तो पूर्णांक का मतलब है वह संख्याओं का वैसा समुच्चय जिसमें धन अर्थात प्लस, ऋण अर्थात माइनस दोनों संख्याओं का समावेशन होता है, उसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या बट्टा में नहीं होगा, पूर्णांक संख्या दशमलव में नहीं होता है, ठीक है। सहअभाज्य संख्या, तो वैसी दो संख्याएं जिनका मस 1 हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। और सम संख्या की बात करें तो ये तो आपने बचपन से जान रखा है, ये तो नया है नहीं आपके लिए। और सम संख्या मतलब वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या मतलब ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। बात करते हैं परिमेय संख्या, तो वैसी संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में लिखा जा सके या व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। जैसे 2/3, 3/5 है ना, इस तरह से अपरिमेय संख्या, तो वैसी संख्या जिसे हम p बट्टा q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं या p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे जनरली परिमेय संख्या में रूट नहीं होता है और अपरिमेय संख्या में रूट होता है। रूट होता है जिनका पूर्ण वर्गमूल निकल जाए उसको परिमेय संख्या की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि जिनका पूर्ण वर्गमूल ना निकले जैसे दशमलव में आए वर्गमूल वगैरह तो उनको रखा जाता है अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में। तो वैसी संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में व्यक्त न किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। बात करते हैं वास्तविक संख्या की, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का मिला जुला असर होता है वास्तविक संख्या में। मतलब वैसी संख्या जिसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या शामिल हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। बात करते हैं जो आपको दशम में मुख्य रूप से पढ़ना है एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम जो होता है, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। एल्गोरिथम की ये परिभाषा है, इसको आप थोड़ा सा स्मरण में रखना है। एक चरणबद्ध तरीका होता है मौसा ज्ञात करने का। प्रमेयिका या लेमा, प्रमेयिका एक सिद्ध कथन सिद्ध किया हुआ, देखिए प्रमेयिका या लेमा की बात कर रहे हैं, तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसे किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद करते हैं लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त की। जब हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड को करते हैं, जब हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उनमें जो अभाज्य गुणनखंड होता है उसके प्रत्येक पद का जो अधिकतम घात होता है या प्रत्येक पद का जो अधिकतम संख्या होता है उनका गुणनफल लघुत्तम समापवर्त या लस या एलसीएम कहलाता है। जब हम बात करते हैं महत्तम समापवर्त की, इसको शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए, एलसीएम कहते हैं, और इसको महत्तम समापवर्त को एचसीएफ कहते हैं, ठीक है। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो महत्तम समापवर्त की बात करें तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ पदों के सबसे छोटे घातों का गुणनफल मस या एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अंकगणित की मूलभूत प्रमेय की। एक होता है यूक्लिडियन विधि से, यूक्लिडियन विभाजन विधि से एचसीएफ ज्ञात करना, ठीक है। और एक होता है अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से, इसको दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि को ही अंकगणित का मूलभूत प्रमेय कहा जाता है। तो अंकगणित का मूलभूत प्रमेय के अंतर्गत होता क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लसम मस ज्ञात करते हैं, तो इसी को बोलते हैं अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। अब बात करते हैं शांत अशांत। दशमलव प्रसार कब शांत होता है कब अशांत होता है, तो दशमलव में जाकर अगर पूर्ण रूप से कट जाए, जैसे मान लीजिए 3/7 है तो 7 से हम 3 में भाग देंगे, अगर भाग लगाने के क्रम में पूरा का पूरा कट जाए तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। अगर नहीं कटता है और कोई संख्या लगातार रिपीट करता है, जैसे मान लीजिए कि 0.2 3 3 3 3 ऐसे रिपीट करता है, तो इसको बोलते हैं आवर्त।
बार बार आना, ठीक है। तो अगर कोई संख्या एक ही तरह का संख्या बार बार रिपीट करता है तो उसका दशमलव प्रसार कहा जाता है अशांत आवर्त। अगर कोई संख्या लगातार बदल बदल कर रिपीट करता है, जैसे 0.2, 3, 5, 7, 9, 8 इस तरह से लगातार रिपीट करता है तो इसको बोलते हैं अशांत अनावर्त। तो अशांत आवर्ती की स्थिति में भी परिमेय संख्या माना जाता है और अशांत अनावर्ती की स्थिति में अपरिमेय संख्या माना जाता है। और P/Q को जब हम, जैसे P/Q का मतलब इसी 3/7 है, इसको कभी कभी प्रश्न करता है बिना भाग दिए बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, बिना भाग दिए बताइए। तो उस स्थिति में हम करते क्या है, ये ऊपर वाला P है, नीचे वाला Q है, हम P/Q में Q का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अगर Q का अभाज्य गुणनखंड 2, 5, मतलब जो नीचे वाला है ना टुकड़ा, यहाँ पे अभी 7 है, इधर हम मिटाते हैं। अगर मान लीजिए जैसे 5/80 है और आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो सबसे पहले तो ये कटने वाला है तो काटेंगे, तो 16/80 हो जाएगा, 1/16 हुआ। इसमें 1/16 मतलब नीचे वाला P/Q, तो Q का अभाज्य गुणनखंड अर्थात 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम, तो 2, 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 इस तरह से है। तो इसको बोलेंगे 1/2 का पावर कितना, तो 4 मरतबा है तो 4 बोलेंगे। और यहाँ 5 के पावर हम 0 दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो P/Q में किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार हमको ज्ञात करना रहेगा बिना भाग दिए, तो उस स्थिति में हम नीचे वाले का मतलब Q का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे और देखेंगे अगर अभाज्य गुणनखंड केवल 2 के रूप में है तो शांत होगा, केवल 5 के रूप में है तो शांत होगा, 2, 5 दोनों है तब भी शांत होगा, 2, 5 को छोड़कर अन्य कोई भी अंक आता है तो उस स्थिति में दशमलव प्रसार माना जाएगा अशांत, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 7/15 है, ठीक है, 7/15 है, तो 7/15 के लिए 7/15, 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3×5 = जैसे 5 तो है लेकिन 3 भी शामिल है, इस स्थिति में इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी पाठ पढ़ने से पहले उससे संबंधित मुख्य तथ्य क्या क्या है, उससे संबंधित सूत्र क्या है, फॉर्मूले क्या है, जो कि प्रश्नों को बनाने में सहायक होते हैं, इसका ज्ञान आप में आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। तो हमने अभी चर्चा किया है आपको कि वास्तविक संख्या में क्या क्या मुख्य बातें हैं, आपको मुख्य रूप से कौन कौन सी बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। अब हम अगले वीडियो में, अगले गणित की कक्षा में आपको बताएंगे कि वास्तविक संख्या से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उन प्रश्नों का उत्तर क्या है, कैसे आप उन प्रश्नों को कम समय में ज़्यादा अच्छे से बना पाएंगे और आपका नंबर 450 के पार जाएगा, ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अब करना ये है छात्रों कि आपको ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करेंगे और हम लगातार आपके लिए नए नए वीडियो, नए नए गणित की कक्षाओं का आयोजन करके, आपको संकलन करके आपके लिए प्रस्तुत करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेशन आपको मिलने वाला है। धमाकेदार वीडियो, धमाकेदार पढ़ाई की व्यवस्था मिलने वाली है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार अपने दोस्तों मित्रों में भी इन बातों को रखें, शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।